In this video, I will discuss about argument writing, why argument writing, its basics, format, and sample solution. ओरिजिनली आप यदि देखोगे तो असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन में argument राइटिंग इनिशियली नहीं था। मल्टीपल ईयर्स ये नहीं था। यानी कि इस एग्जाम के कंडक्ट होना शुरू होने के कई सालों बाद 2011 में फर्स्ट टाइम आर्गुमेंट राइटिंग इंट्रोड्यूस किया गया। शुरू के आर्गुमेंट राइटिंग में 2011 एंड 12 देखोगे तो जस्ट आर्गुमेंट राइटिंग में 10 मार्क्स थे। शुरू में जब इंट्रोड्यूस किया गया तो 10 मार्क्स की आर्गुमेंट राइटिंग थे और आपको 2 आर्गुमेंट्स लिखना था और 5 मार्क्स ईच वेटेज था। सोचो आज का 1/4 आर्गुमेंट का जब इंट्रोड्यूस किया गया तो वेटेज था और जस्ट 75 वर्ड्स में था। यानी कि 75 वर्ड्स में एक आर्गुमेंट लिखना था। अब 75 वर्ड्स में जब लिखना है, फॉर में भी लिखना है और अगेंस्ट में भी लिखना है, दैट्स मीन कि जस्ट आप हेडिंग्स दे सकते हो। एक तरह से जो टॉपिक है उसको लिख सकते हो, क्यों उसका एक्सप्लेनेशन आप नहीं कर सकते थे। तो 2011 एंड 12 ये 2 इयर्स जो था उसमें आपको 75 वर्ड्स ईच में था। यानी कि टोटल आपके 5 into 2 10 मार्क्स के आर्गुमेंट थे। सो तीन हम फेजेस देखेंगे, आगे देखेंगे। सबसे पहले ये क्वेश्चन अराइज होता है कि आर्गुमेंट क्यों, आखिर आर्गुमेंट किसी भी चीज, कोई भी टॉपिक यदि इंट्रोड्यूस किया जाता है, कोई भी टॉपिक दिया जाता है तो हर एग्जाम में हर चीज का कोई मकसद होता है। अब जस्ट सोचो कि एक आप एज ए गेस्टर ऑफिसर बनते हो तो आपके प्रोसेस होते हैं। सपोज करो असिस्टेंट कमांडेंट में देखो तो 2 पेपर होते हैं। एक पेपर आपके ऑब्जेक्टिव हैं, दूसरे पेपर सब्जेक्टिव हैं। ऑब्जेक्टिव पेपर का में आपको देखोगे बहुत सारे डायमेंशंस उसमें कवर किए जाते हैं। लेकिन जस्ट सोचो, हाइपोथेटिकल सोचो, ऑब्जेक्टिव कोई किसी ने टिक लगा दिया। अब वो कैसे टिक लगाया ये तो नहीं पता है, पॉसिबिलिटी ऐसा ही हो गया। तो रियल उसमें एक तरह से नॉलेज चेक नहीं हो पाया। तो क्या किए कि ठीक है, ये फिल्टरिंग, एक फिल्टर हमने लगाया पेपर 1 जिसमें कि 125 एमसीक्यू हैं। उसमें से कुछ आपके साइंस के एमसीक्यू हैं, कुछ आपके हिस्ट्री हैं, ज्योग्राफी हैं, मैथ्स हैं, करेंट अफेयर्स हैं, इकोनॉमिक्स है, कंप्यूटर है, डिफरेंट टाइप्स के हैं। तो वो जब फिल्टर आप पास कर गए तब आपका पेपर 2 चेक हो रहा है। अब पेपर 2 में जो मिनिमम 50 मार्क्स नहीं ला पाए तो फिर उनका रिजल्ट नहीं बनता। अब शुरू में यदि देखोगे जो असिस्टेंट कमांडेंट जब एग्जाम तो 150 मार्क्स के थे। ऐसे देखोगे इनिशियल से ही थे, प्रेसी राइटिंग थे। लेकिन जो आपके आर्गुमेंट और रिपोर्ट ये बाद में ऐड किए गए 2011। तो सबसे पहले ये प्रश्न उठता है कि क्यों आर्गुमेंट, क्यों आर्गुमेंट का मतलब ये फोर्स में क्या है। यदि फोर्स में आपको कमांड फॉलो करना पड़ता है, आपके कमांडिंग ऑफिसर ने बोला कि यस डू दिस, तो आप जनरली क्वेश्चन नहीं पूछोगे कि क्यों। फोर्स में कमांड इंपॉर्टेंट होता है। वहां से ऊपर से कमांड आया, वी हैव टू एग्जीक्यूट दिस थिंग, तो आपको एग्जीक्यूट करना है। लेकिन फिर भी आर्गुमेंट क्यों? क्योंकि आर्गुमेंट का क्या है कि आपको काउंटर आर्गुमेंट डेवलप करना होता है। कि यानी कि यदि हम ये कहते हैं कि ये स्ट्रेटजी बेस्ट है, सपोज करो कि आपके कमांडिंग ऑफिसर ने कहा कि स्ट्रेटजी ए जो है वो बेस्ट है। अब सपोज करो कि किसी ने उस स्ट्रेटजी को बनाया, जिस पर्सन ने बनाया या जिस ग्रुप ने बनाया उनके पास सारे इंफॉर्मेशन नहीं थे, या उन्होंने सारी इंफॉर्मेशन को यूज नहीं किया, सारे ऑप्शंस को यूज नहीं किया। उन्होंने कोई पॉलिसी बना दी, कोई फ्रेम बना दिया और उसको एग्जीक्यूट करना। लेकिन यदि हम कोशिश करें कि काउंटर आर्गुमेंट डेवलप करने की कोशिश करें तो शायद बेटर चीजें निचोड़ आ सकती है। जैसे जो डायलेक्टिकल एक मेथड है नॉलेज का, ओरिजिनली सोक्रेटिस मेथड उसको कहा जाता है। फिर बाद में उसको हेगेल ने भी उसको काफी यूज किया, कार्ल मार्क्स ने यूज किया। तो जो उसमें से कहता है कि आपका थेसिस, एंटीथेसिस, थेसिस, एंटीथेसिस
ये दोनों जब मिलता है तो सिंथेसिस होता है। मे बी ये सिंथेसिस भी पूरा कंप्लीट नहीं है, तो इसका भी फिर एंटीथेसिस। ये दोनों फिर मिला, फिर सिंथेसिस। वैसे ही क्रम चलता जाएगा सो ऑन, जब तक कि हम फाइनल कंक्लूजन पे नहीं आते हैं। यहाँ फाइनल कंक्लूजन की बात नहीं है, लेकिन जस्ट एक। तो जब हम आर्गुमेंट किसी चीज का करते हैं तो दूसरे पक्ष को भी जानने की कोशिश करते हैं। जैसे आपने पॉलिटिकल पार्टी में देखते हो, अभी रिसेंटली 2 दिन पहले दिल्ली का इलेक्शन डिक्लेयर हुआ। आफ्टर मोर देन 2 डेकेड्स भारतीय जनता पार्टी इस पोजीशन में आ गई है कि वो गवर्नमेंट बनाएंगी। आम आदमी पार्टी पहली बार दिल्ली में विपक्ष में बैठेगी। तो क्या है कि आम आदमी पार्टी ने कहा, एक तरह से अरविंद केजरीवाल जी का था कि बीजेपी यानी नरेंद्र मोदी हमें इस जन्म में नहीं हरा सकते हैं। लेकिन उन्होंने हराया। क्यों? क्योंकि आम आदमी पार्टी ने कोई नैरेटिव पेश किया, और उनको लगा कि ये नैरेटिव जो है डिफीट नहीं किया जा सकता है, पूरे बीजेपी या जो भी है डिफीट नहीं कर सकते। लेकिन उसमें से डिमेरिट्स या जो भी है, बीजेपी ये कन्विंस करने में सक्षम हुई, सफल हुई कि जो अरविंद केजरीवाल का नैरेटिव है वो सही नहीं है। तो जनता ने फिर बीजेपी का किया। आपको आर्गुमेंट डेवलप करने का मतलब है कि सो एक एस्पेक्ट है, हम उसके दूसरे एस्पेक्ट डायमेंशन में भी सोच सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके कमांडिंग ऑफिसर कुछ कह रहे हैं और आप कुछ कहोगे, नहीं। ये पॉलिसी बनाने के या कोई स्ट्रेटजी डिवाइस करने के टाइम में है। एग्जीक्यूट तो वही होगा जो फाइनल बन चुका। तो आर्गुमेंट में हमारे पास क्षमता होनी चाहिए, हमारे पास तार्किकता होनी चाहिए, हमारे पास लॉजिक होना चाहिए कि हम आर्गुमेंट कर सके, हम किसी चीज में अपना ओपिनियन दे सकें और डाइवर्स टाइप के ओपिनियन दे सकें। तो ये आर्गुमेंट का मकसद है। आर्गुमेंट इस वजह से है कि भाई दोनों एंगल से आपको देखने की कोशिश करना होगा। एक ही चीज जो है आप दोनों डायरेक्शन में बोलोगे कि यही है सही, ये नहीं, ये सही है, लेकिन इसके दूसरे अल्टरनेटिव भी हो सकते हैं। तो आर्गुमेंट आपको अल्टरनेटिव दिखाना बताता है। तो ये आप एक गेस्टेड ऑफिसर बनने जा रहे हो, असिस्टेंट कमांडेंट बनने जा रहे हो, तो आपके पास ये क्षमता होनी चाहिए कि आप दोनों डायरेक्शन से देख सको। जैसे कभी होता है ना कि आप किसी पर्सन का स्पीच सुनते हो, तो वो बोलते हैं ऐसा लगता है वाह वाह वाह, ऐसा तो कोई बोल ही नहीं सकता है। जैसे कोई फॉलोअर किसी के होते हैं, वो तो वाह क्या बोले हैं, इनसे बेटर। जैसे आप कमेंट में बहुत बार देखोगे कि कुछ सो कॉल्ड ग्रेट टीचर हैं। ऑब्वियसली मैं टीचिंग में बहुत एक छोटा कंपोनेंट हूं जिसकी कोई गिनती नहीं है, लेकिन सो कॉल्ड बहुत सारे हैं जिनके मिलियंस सब्सक्राइबर हैं। अब उनके कुछ कमेंट कभी आप देखोगे, बोले वो बेस्ट टीचर ऑफ द वर्ल्ड, बेस्ट टीचर ऑफ द इंडिया, एक आर्गुमेंट हुआ। दूसरा का बोलेगा कि बेवकूफ कहीं का, तुम और टीचर से नहीं पढ़े हो या और बुक्स वगैरह को नहीं पढ़े हो, तुम अभी गलतफहमी में हो, इस वजह से लग रहा है ये बेस्ट टीचर हैं। तो क्या हुआ कि आर्गुमेंट हुआ, वहां डेवलप हुआ कि एक ने बोला कि भाई ये बेस्ट टीचर हैं, उसको उनके बारे में पता है। लेकिन दूसरे ने कहा कि बेवकूफ कहीं के, और लोगों को देखो, एक्सप्लोर करो, कुछ बुक्स पढ़ो, तब तुम्हें पता चलेगा ये बेस्ट नहीं, ये वन ऑफ द बेस्ट हैं, लेकिन बेस्ट नहीं है। तो ये क्या हुआ? आर्गुमेंट हुआ। आपको आपके पास तार्किकता होनी चाहिए, आपके पास क्षमता होनी चाहिए, हमेशा एक्सेप्ट करने के लिए तैयार होना चाहिए दोनों डायमेंशन में। और ये आप जितना क्रिटिकल थिंकिंग करोगे उतना इसमें आएगा। तो आर्गुमेंट ये है कि आप किसी भी चीज को सिंगल डायमेंशन में ना देखो, मल्टीपल डायमेंशन में आपको देखने के लिए आर्गुमेंट डेवलपमेंट करने के लिए कहा जाता है। अब जो पैटर्न है, जैसा कि हमने आपको बताया कि 3 फेजेस ये है। इनिशियली आपका ओरिजिनली जो है 2011 में इंट्रोड्यूस किया गया। तो ये फर्स्ट फेज है, सेकेंड फेज है और थर्ड फेज है। फॉर्चुनेट इनफ कि मैंने फर्स्ट फेज में वाले में भी एग्जाम दिया, यानी कि 2012 में दिया और 2013 में। फॉर्चुनेट इनफ कि दोनों टाइम रिटेन क्वालिफाई हुआ, इसमें फाइनल सिलेक्शन लिया। इसमें यानी कि हमने आर्गुमेंट्स जो है 5 मार्क्स ईच का भी आर्गुमेंट लिखा, और हमने आपका 20 मार्क्स ईच का भी आर्गुमेंट लिखा। इस फेज में देखोगे एसे में भी यहाँ 80 मार्क्स का एक ही एसे आता था, यानी वन ही एसे लिखना था।
तो आई एम फॉर्चुनेट इनफ कि हमने इस वाले टाइप में भी लिखा और इस वाले टाइप में भी। तो जो फर्स्ट फेज है, यानी कि फर्स्ट फेज में 2 ईयर है, 2011 एंड 2012, इसमें आपके आर्गुमेंट 5 into 2, यानी कि 2 आर्गुमेंट्स लिखना है, 5 मार्क्स का ईच और 75 वर्ड्स ईच हैं। तो उसमें जब आर्गुमेंट्स आप लिख रहे हो तो उसमें आपके पास ज्यादा चॉइसेस नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ न तो उसमें आप इंट्रोडक्शन लिख सकते हो, न तो कंक्लूजन लिख सकते हो। इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन वाले टर्म्स पे भी हम आएंगे अभी, लेकिन इसमें ना तो इंट्रोडक्शन के लिए आपके पास कोई चॉइस ही नहीं है, और ना आपके पास कंक्लूजन के लिए कोई भी आपका चॉइस है। आपके पास जस्ट क्या चॉइस है, आपके पास चॉइस है कि उसमें आप हेडिंग लिख सकते हो। जो आर्गुमेंट 4 में लिख रहे हो तो हेडिंग्स लिखो, और अगेंस्ट में लिख रहे हो तो हेडिंग लिखो। लेकिन अब दूसरा फेज में आओ। दूसरा फेज और तीसरा फेज में बहुत ज्यादा नहीं, जस्ट माइनर डिफरेंस है। ये सेकेंड फेज जो है 2013 से 2015 तक, इसमें क्या है, 20 मार्क्स का हो गया, 20 मार्क्स into 2 यानी कि 40 मार्क्स का हो गया है। यानी कि यहां से 10 मार्क्स जो था वो 40 मार्क्स हो चुका है। लेकिन इसमें देखोगे इस फेज में अप्रॉक्स 300 वर्ड्स लिखा हुआ है, अप्रॉक्स 300 वर्ड्स। और इस फेज में वर्ड्स लिमिट हटा दिया गया है, यानी वर्ड्स नहीं दिया गया है। इसका मतलब क्या होगा कि आप अनलिमिटेड वर्ड्स में लिख सकते हो? नहीं। लेकिन एक चीज देखो, यहां से जब यहां आप जाते हो तो आपके पास जो चेंजेस है वो मोर फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है। इस फेज में क्या है, जस्ट आपको 75 वर्ड्स में लिखना है। आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है? नहीं, एकदम फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। यहां से आया आपके पास 300 वर्ड्स में दिया गया, फ्लेक्सिबिलिटी आया, यस, 4 टाइम्स वर्ड्स कर दिया गया। यहां आए, आपको वर्ड्स हटा दिया गया, लिमिट। इसका मतलब क्या है, लिटिल मोर फ्लेक्सिबिलिटी। वर्ड्स मोर और लेस इतना लिखना है, लेकिन चूंकि हटा दिया तो आपके पास थोड़ा एक्स्ट्रा फ्लेक्सिबिलिटी आ गया। जस्ट इमेजिन करो कि 20 मार्क्स यहां भी ईच था और यहां भी ईच है। इसका मतलब मोर और लेस 3 पेजेस। देखो, इस टाइम में जब शुरू में दिया जाता था तो पेजेस जो होते थे ना वो नंबरिंग किए हुए उस ढंग से नहीं होते थे कि आपको एक आर्गुमेंट है तो वो 3 पेज में लिखना है या ऐसे है इतने में। लेकिन अभी क्या हो रहा है, हर क्वेश्चन के लिए डेफिनेट प्लेस दिया हुआ है कि वो पर्टिकुलर क्वेश्चन वही लिखना है। तो एक एवरी आर्गुमेंट के लिए 3 पेजेस दिया हुआ है। तो जब 3 पेजेस दिया हुआ तो आप 600 वर्ड्स नहीं लिखोगे ना। लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी ये है कि 300 करेगा, 400 शब्द भी आपको आ रहा है तो आप लिख सकते हो, 250 शब्द ही है तो भी चलेगा। यानी कि वर्ड्स हटा दिया गया है इस पेज में। 2016 ऑनवर्ड्स जो है वर्ड्स हटा दिया गया। तो यानी कि देखो, जब इधर से इधर चल रहे हैं तो फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास ज्यादा दिए गए हैं। तो ये आपका पैटर्न चेंज कैसे हुआ, मोर फ्लेक्सिबिलिटी की। अब देखो, आर्गुमेंट, आर्गुमेंट है क्या? देखो, आर्गुमेंट यानी कि जो है वो फॉर एंड अगेंस्ट में लिखना है। जो दिया हुआ टॉपिक है उसके फॉर में भी लिखना है, फेवर में भी लिखना है, और अगेंस्ट में। जो टॉपिक दिया हुआ है फॉर में जब लिखोगे तो उस टॉपिक को जस्टिफाई करोगे, अगेंस्ट में जब लिखोगे तो उस टॉपिक के अगेंस्ट में आपको लिखना है। कुछ कैंडिडेट्स ये करते हैं ना कि पॉजिटिव और निगेटिव लिख देते हैं। ठीक है, पॉजिटिव और निगेटिव नहीं यहां करना है। यहां न तो अगेंस्ट बुरा है ना फॉर अच्छा है, लेकिन हमको जस्ट फॉर और अगेंस्ट में लिखना है। ये नहीं है कि किसी भी कोई भी टॉपिक आए तो फॉर का मतलब है कि आप पॉजिटिव लिख दोगे, ऐसा नहीं होता है। कुछ कुछ कैंडिडेट्स इसी वजह से उल्टा लिख देते हैं। ये मत देखो, जो भी टॉपिक दिया हुआ है, जैसे सिंपल एक एग्जांपल लिखो, समझो कि वीमेन शुड बी अलाउड इन एवरी फोर्सेस, और या एवरी डिपार्टमेंट ऑफ फोर्सेस और एवरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फोर्सेस जो दिया है। तो फोर में लिखोगे तो यस, अलाउ होना चाहिए, अगेंस्ट में लिखोगे तो नहीं होना चाहिए। लेकिन इसी टॉपिक को उलट दिया जाए, women should not be allowed in every departments of armed forces, तो वुमेन शुड नॉट बी अलाउड, तो यहां जब फोर में लिखोगे तो नॉट अलाउड को फोर में लिखोगे, और अगेंस्ट में पॉजिटिव निगेटिव से यहां नहीं होता है। कुछ कैंडिडेट्स ऐसे मिस्टेक्स करते हैं, इस वजह से बता देना हमारा ये दायित्व तो है, मैं कर देना चाहता हूं। तो आपके अभी आर्गुमेंट्स में आ रहे हैं तो 2 टॉपिक्स ईच ऑफ 20 मार्क्स, और हमने ऑलरेडी बताया कि मोर फ्लेक्सिबिलिटी है, लेकिन अभी वर्ड लिमिट नहीं दिया हुआ रहता।
नो वर्ड लिमिट रिटेन इन द पेपर, यानी कि 2016 ऑनवर्ड्स जो है वर्ड लिमिट हटा दिया गया, बट स्टिल यू हैव टू राइट इन अबाउट 300 वर्ड्स एज ईच एसे इज ऑफ 20 मार्क्स एंड आस्क्ड टू राइट इन 300 वर्ड्स। तो देखो, जो आपके ऐसे अभी हैं, जैसे हमने बताया ना कि जब 2012 में हमने एग्जाम दिया था, तो उस समय क्या था कि ऐसे 800 वर्ड्स में लिखना था, सिंगल ऐसे लिखना था। ये 200 मार्क्स का तभी पेपर टू था और आज भी है। तो चेंजेस हुए हैं, जैसे आपके डिफरेंट पार्ट्स में फ्लेक्सिबिलिटी इधर उधर चेंजेस करके अभी जो है 2000 एक तरह से 13 से सेम चीज चल रहा है। मे भी कल हो सकता है चेंज कर दे, लेकिन फिलहाल के लिए जो है तो 20 मार्क्स ईच, 3 पेजेस आपको एच के लिए दिए रहते हैं, और जो जहां दिया हुआ है वहीं आज की डेट में लिखना। ओनली इंग्लिश मीडियम, यानी कि जो 120 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं वो ओनली इंग्लिश, नो चॉइसेस। ऐसे सिर्फ है, उसमें आपके पास चॉइस है कि हिंदी या इंग्लिश जो भी लिख सकते हो। सबसे पहले है आपको टॉपिक को अच्छे तरीके से समझना है और डेवलप वैलिड आर्गुमेंट। डोंट गिव योर कंक्लूजन। क्यों हमको, मैं मना करता हूं कंक्लूजन देने से, लेकिन फिर भी आगे हम डिस्कस करेंगे इस चीज पे। ये वाला टॉपिक, ये चीज हम आगे डिस्कस करेंगे, क्यों नहीं देना चाहिए या देना चाहिए, जो भी है। तो कोई भी टॉपिक को समझना सबसे जरूरी है। जब तक हम टॉपिक को ना समझ पाते हैं तो फिर मुश्किल होती है। टेस्ट वगैरह लिखने का यही फायदा है कि आप मल्टीपल टाइम लिखते हो तो एटलीस्ट टॉपिक समझते हो। देखो डियर, हर पर्सन जो है अलग अलग कंडीशन में है। कुछ हैं जो फर्स्ट टाइमर हैं, कुछ है सेकंड टाइमर हैं, कुछ है कि क्लासेस कहीं लिए, कहीं गाइडेंस लिए, कुछ है कि गाइडेंस नहीं लिए, कुछ हैं सिविल सर्विसेज का एग्जाम दिए हुए हैं तो उनको बेसिक समझ है। कुछ ऐसे लोग हैं जो सिविल सर्विसेज का इंटरव्यू तक, राउंड तक पहुंचे हुए हैं, तो उनके लिए डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान है। आप चीजों को सही तरीके से समझ एक बार डेवलप करते हो तो या तो खुद से डेवलप करो समझ, या किसी से सपोर्ट लो, या कुछ टेस्ट लिखो। तो जैसे भी आपको पता चलता है, तो आपको टॉपिक समझना सबसे जरूरी है। जब तक टॉपिक को ना समझ पाते हो, देखो ऐसे वाले में हिंदी भी दिया हुआ रहता है तो उसमें शायद बेटर तरीके से समझ सकते हो। लेकिन यदि हिंदी मीडियम से हो, और जो इंग्लिश मीडियम में हो उनके लिए तो ऐसे भी आप इंग्लिश में ही लिख रहे हो, तो आपको टॉपिक को समझना है, उसके बाद वैलिड आर्गुमेंट डेवलप करो। ऐसा नहीं है कि जस्ट कुछ भी हम लिख रहे हैं। ठीक है। अब देखो फॉर्मेट की बात है, तो फॉर्मेट दो टाइप के हैं मेनली। या तो इस तरीके से लिखो, फोर अगेंस्ट। यहाँ आप फोर लिखो, एक तरफ आप, जैसे 3 पेज है तो हर पेज में इसे डिवाइड कर दो, हाफ पेज डिवाइड कर दो। यहाँ फोर में लिखो, यहाँ अगेंस्ट में लिखो, फोर में लिखो, 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 अगेंस्ट में लिखो। इन स्टैंडर्ड में बोलता हूं कि 5 पॉइंट्स लिखो। अब 5 पॉइंट्स में, यानी कि यदि 300 वर्ड से अप्रॉक्स है, चूंकि अभी वर्ड लिमिट नहीं दिया हुआ है तो आपके पास थोड़ा एक्स्ट्रा फ्लेक्सिबिलिटी है, बट स्टिल 300 वर्ड्स के आसपास। तो 150 वर्ड्स इधर हुए, 150 वर्ड्स, 150 वर्ड्स और 5 आर्गुमेंट, तो यानी कि 30 वर्ड्स करीब पड़ते हैं, 30 × 5। तो आप 3 to 5 वर्ड्स में हेडिंग दो, एवरी हेडिंग दे सकते हो। तो सपोज करो 5 वर्ड्स में आपने हेडिंग दिया, तो 25 वर्ड्स में उसका एक्सप्लेनेशन करो। हो सकता है एग्जाम्पल आप दो, लॉजिक दो, आइडिया दो, एग्जाम्पल दो, लॉजिक दो, आइडिया दो, एग्जाम्पल दो, जो आप हो सकता है। किसी में एग्जाम्पल नहीं आ रहा, नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें इस वाले फॉर्मेट में इशू क्या है कि जब इस टाइप वाले फॉर्मेट लिखते हो तो आपको मोर कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। इस वाले फॉर्मेट में आपको जो फोर में लिख रहे हो वो कोशिश करो उसके अगेंस्ट में लिखने का, जो फोर में लिख रहे हो उसके अगेंस्ट में लिखने का कोशिश करो, मैचिंग। तो पहला ये फॉर्मेट है। दूसरा फॉर्मेट इस ढंग का है कि पहले आप फोर लिख दो और फिर अगेंस्ट लिख दो। तो इसमें आपको एकदम सेम ऑर्डर नहीं फॉलो करना है, तो इसमें यानी कि मोर फ्लेक्सिबिलिटी है। यू आर हैविंग मोर फ्लेक्सिबिलिटी इन दिस पार्ट, इन दिस टाइप ऑफ फॉर्मेट। तो
आपको जो भी अच्छा लगता है आप प्रैक्टिस करो। जितना आप प्रैक्टिस करते हो, प्रैक्टिस करते करते चीजें आएगी। जब हम कोई भी टॉपिक को लिखने लगते हैं, शुरू में हमको आइडिया नहीं होता है, तो हमको पॉइंट्स नहीं मिलते हैं। तो जब टेस्ट वगैरह लिखोगे, जब रेगुलर प्रैक्टिस करोगे, तो यू विल नो हाउ टू ब्रेक द टॉपिक्स। बहुत सारे आपको कैंडिडेट्स मिलेंगे जो बोलेंगे कि हमने टेस्ट नहीं लिखा, हमने कहीं कुछ नहीं लिखा, फिर भी हमारा सिलेक्शन हुआ। यस, लेकिन इस कट थ्रोट कंपटीशन में यदि हमें 5 मार्क्स एक्स्ट्रा आ जाते हैं, दैट विल मेक और ब्रेक। तो आपको जहां भी, मैं कभी ये नहीं कर रहा हूं आपको कि हमारा पास टेस्ट लिखो, नहीं, मैं ये कर रहा हूँ प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करोगे तो आपको पॉइंट्स आएंगे, फिर सजेशंस लोगे। तो दो फॉर्मेट है। आप देखो, जो ये नंबरिंग दिया हुआ है, एक, आप चाहो तो नंबरिंग दे सकते हो, चाहो तो नंबरिंग नहीं दे सकते हो। आप सीधा ये कर सकते हो विदाउट नंबरिंग दिए हुए, पैराग्राफ वाइज, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। आप चाहो तो विदाउट नंबरिंग के कर सकते हो, और चाहो आप तो नंबरिंग दे सकते हो। यह आपके ऊपर निर्भर करता है। तो यू आर फ्री नाउ। अब देखो फोकस एरिया क्या है। तो जो टॉपिक्स, ऑलमोस्ट द सेम टॉपिक्स विच यू आर कंसिडरिंग फॉर एसे, जो टॉपिक पे एसे पूछा जा सकता है, वही टॉपिक पे आपके आर्गुमेंट्स भी पूछे जाते हैं, और उसी टाइप के टॉपिक पे रिपोर्ट भी पूछे जाते हैं। सेम टॉपिक को हम आर्गुमेंट के फॉर्म में कर सकते हैं, सेम टॉपिक को हम ऐसे के फॉर्म में कर सकते हैं, सेम टॉपिक को हम रिपोर्ट के फॉर्म में कर सकते हैं। तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हो जिस ढंग से आपको दिया हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि इसके लिए, आर्गुमेंट के लिए कहीं से अलग से आपको टॉपिक लाना है, नहीं। मेरा मानना है, और मैं हमेशा कहता भी हूँ, कि कोई भी टॉपिक जो है, इस ढंग से आपको करो कि सेम टॉपिक पे यदि आपको ऐसे लिखना आता है तो आप ऐसे लिख सको, आर्गुमेंट लिखना आता है तो आर्गुमेंट लिख सको, और रिपोर्ट लिखना आता है तो रिपोर्ट लिख सको। ऐसे जब लिखते हो तो थोड़ा सा चेंजेज आते हैं, आर्गुमेंट लिखते हो तो बहुत चेंजेज आते हैं, और रिपोर्ट यदि देखो तो ऐसे से कुछ चीजें मिलती है, कुछ चीजें अलग रहती है। तो आपको इस कंडीशन में होना चाहिए कि आप सेम टॉपिक पे तीनों चीज को लिख सकते हो। तो जो एरिया ऑफ कंसिडरेशन का होता है कि डेवलप काउंटर आर्गुमेंट बेस्ड ऑन, क्या आर्गुमेंट में क्या क्या लेना है। तो सोशल एस्पेक्ट ले सकते हो, पॉलिटिकल एस्पेक्ट ले सकते हो, इकोनॉमिक एस्पेक्ट ले सकते हो, साइंटिफिक एस्पेक्ट ले सकते हो, लीगल एस्पेक्ट्स ले सकते हो, और कोई भी टॉपिक आपका जो हो, करेंट इश्यूज को ऐड करके आप ऐड कर सकते हो करेंट इश्यूज को उसमें से। जैसे कोई आर्गुमेंट हम डेवलप कर रहे हैं, तो सोशल इशू है उसमें, पॉलिटिकल इशू है, इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स है, साइंटिफिक लीगल एस्पेक्ट्स हैं, और उसको करंट से जहां पॉसिबल होता है उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करो। इनफैक्ट जैसे कोई एक पॉइंट हम जनरेट कर सकते हैं कि उसको करंट के भी डाल करके हम कर सकते हैं, तो ज्यादा हमारा कारगर हो सकता है। ठीक है? अब है हाउ मेनी पॉइंट्स। तो हमने बोला कि आइडियली आपको 5 पॉइंट्स फोर में लिखने हैं, 5 पॉइंट्स अगेंस्ट में लिखने हैं। कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं, मेरे ही स्टूडेंट कुछ हैं, जैसे वो उनका था कि सर मैं 8 9 पॉइंट लिख दे रहा हूँ। कोई भी गलत नहीं, लेकिन अभी जो पैटर्न है, जो मैं देख रहा हूं उसके अनुसार, मैं जो टाइम टेस्टेड बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हैं उनके साथ जो हमारा एक्सपेरिमेंट, एक तरह से एक्सपेरिमेंट इन द सेंस है कि जो मेरी लर्निंग कर सकते हो, मैं एक्सपेरिमेंट क्या करूंगा, लर्निंग जो मैंने कैंडिडेट्स के साथ कुछ सजेस्ट किए और फिर चीजें सही हुई, तो मैं कहता हूँ 5 पॉइंट्स आइडियली लिखो। आप चाहो तो 6 लिख सकते हो, लोअर साइड में 4 लिखो, 4 से कम नहीं लिख सकते हो। यानी कि 4 to 6 आप लिख सकते हो, 4 to 6 फोर में, और 4 to 6 अगेंस्ट में। आपको किसी में 4 ही पॉइंट्स आ रहा है तो 4 पॉइंट्स लिखो, किसी में 5 पॉइंट्स आ रहा है 5 लिखो, एक चीज आप लिखो फॉर्मेट वाला में देखो। जब इसमें आप लिखते हो, तो आपको ये वाला फॉर्मेट में यदि लिखते हो तो कोशिश करो कि जितना इधर लिख रहे हो उतना ही इधर लिखो। यदि इधर 5 पॉइंट्स लिख रहे हो तो इधर भी 5 पॉइंट्स लिखो, इधर 6 पॉइंट्स लिख रहे हो तो इधर भी 6 पॉइंट्स लिखो। इस वाले में यदि आप नंबरिंग ना देते हो, तो इसमें यदि 4 में आपको 5 पॉइंट्स आ गया और इसमें आपका 4 ही आता है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें आपको 5 पॉइंट्स आया, इसमें आपको 6 आया, तो आप लिख सकते हो।
तो ये वाला फॉर्मेट ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है, इसमें ज्यादा फ्लेक्सिबल है ये। तो मैं सजेस्ट करूंगा आप लोग को कि आप चाहो तो इसमें लिखो। बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं पहले वाले में भी लिखते हैं। और पॉइंट्स का मैंने ऑलरेडी बताया कि देखो, कुछ ऐसे एक दो कैंडिडेट्स मेरे से भी जुड़े हुए वाले में थे जिन्होंने बोला सर, एक बार जैसे दो बार, उन्हें कुछ जैसे कैंडिडेट होते हैं मल्टीपल टाइम क्वालिफाई करते हैं, तो उन्होंने बोला सर मैं 8-9 पॉइंट्स लिखा और उनके भी मार्क्स 100 आए, जैसे 100+ आए। लेकिन जो नॉर्मल है, मैं बोलता हूँ कि 5 पॉइंट्स लिखो। हर पॉइंट्स में एक्सप्लेनेशन लिखो, यानी कि जो पॉइंट लिखते हो उसमें आप कंप्लीट एक तरह से उस पॉइंट को रखो, ताकि चीजें पूरी तरह से क्लियर हो, तो वो ज्यादा बेटर है। आपके पास चॉइस है, लेकिन 4 से 6 पॉइंट्स जो भी आपको लगता है, मिनिमम 4 लिखो, क्योंकि मार्क्स तभी मिलेगा 4 से कम में आपको। अब कुछ कैंडिडेट्स का ये डाउट था कि सर कितने मार्क्स मैक्सिमम मिल सकते हैं। देखो डियर, हमें हर कंपोनेंट का इंडिविजुअल तो मार्क्स मिल नहीं रहा है, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि हमें कितने मार्क्स मिले। लेकिन आप बहुत अच्छा लिखते हो तो आपको 14 तक मिल सकता है, 16 भी मिलेगा। लेकिन 16 यदि इसी में आप आर्गुमेंट में एक में ले आए, तो मे बी आपको उसके चलते एक रिपोर्ट सेक्रीफाइस करना पड़ सकता है, एक ऐसे सेक्रीफाइस करना पड़ सकता है। तो टेक अ टेक रियलिस्टिक टारगेट। तो आपको टारगेट क्या रहना चाहिए? 10 to 13 या 10 to 14। 10 to 14 आपका टारगेट रहना चाहिए। जब हम एग्जाम को लिखते हैं तो हमारे लिए टाइम भी एक कांस्टेंट होता है। आइडियली एक 20 मार्क्स का आर्गुमेंट है, तो आपके पास 18 मिनट्स होते हैं। 18 मिनट्स में टॉपिक को भी समझना है। यू हैव टू अंडरस्टैंड द टॉपिक। टॉपिक को समझने के बाद आपको पॉइंट फ्रेम करना है। पॉइंट को फ्रेम करने के बाद फिर आपको उस पर लिखना है। तो कहना आसान होता है। आज मैं आपको बोल दूं अरे सिंपल है, ये तो 3 मिनट में लिखा जाएगा और 5 मिनट में, 10 मिनट में नहीं। जब आप किसी चीज को एग्जीक्यूट करने लगते हो, तब आपको उसकी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कहीं भी आप ध्यान रखो, किसी के लिए कि कोई चीज बहुत आसान हो जाता है और किसी के लिए बहुत टफ होता है। एक सिंपल एग्जांपल मैं देता हूँ। आप लोगों में से जिनको भी खाना बनाना आता होगा, कुकिंग आता है, तो उनके लिए बहुत वो आसान लगता है। ये जिनको नहीं आता है वो बहुत चैलेंजिंग होता है। एक रोटी बनाना, ब्रेड आप चपाती बना रहे हो, किसी के लिए बहुत सिंपल हो सकता है, लेकिन किसी के लिए बहुत मुश्किल को हो सकता है। मैं अपने कुक को देखता हूँ, तो अनियन वगैरह इतना फास्ट वो काटता है, या वेजिटेबल्स, कि मैं चाह करके भी कभी, ठीक है, मैं कभी कभी कोशिश करता हूँ, मुझे बीच बीच में मैं ट्राई करता हूँ खुद से भी खाना बनाने के लिए कभी कभी। लेकिन मैं जब अपने कुक को देखता हूँ, तो वो इतना फास्ट कट करता है, मुझे लगता है कि उतना मैं फास्ट में करने लगूंगा तो मेरे हाथ ही कट जाएंगे चाकू से। बट क्या है, उसकी प्रैक्टिस है। तो जितनी आप प्रैक्टिस करते चलते हो, जितनी आप चीजों को एक्सप्लोर करते चलते हो, उतना आपको टाइम कम लगता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने 100+ लाया और उन्होंने बोला कि जरा टाइमली हमने कंप्लीट किया। और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जिनके बोलते हैं, सर कितना भी किया 5 नंबर का छूट गया, 10 नंबर का छूट गया, कोई दिक्कत नहीं है। मैं खुद ही दोनों बार जब एग्जाम दिया तो मेरे छूट गए, मैं कंप्लीट नहीं कर पाया। इसका कारण था कि मैं प्रैक्टिस नहीं किया। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, बिलीव मी, आप कितना भी टैलेंटेड हो, प्रैक्टिस ना करोगे, इस बात की गारंटी है कि आपका छूट जाएगा। अब भले सारे जानते हो, ये वजह भी होता है क्योंकि क्या है ना कि आप फर्स्ट हाफ में पेपर 1 लिखते हो, ऑलरेडी दिमाग एग्जॉस्ट रहता है। वो भी पेपर 1 अच्छा चल गया तब तो ज्यादा मोटिवेटेड रहोगे। यदि पेपर 1 में थोड़ा सा गड़बड़ हुआ तो पेपर 2 लिखना और चैलेंजिंग होता है। तो इस वजह से प्रैक्टिस जब होगा तभी आप टाइमली कंप्लीट कर पाओगे। तो 5 पॉइंट्स आपको करना है। अब एक ये पॉइंट है इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन आप 1 लाइन 2 लाइन का दे सकते हो, इसमें के लिए मैं आपको इसमें मना नहीं करता हूं। लेकिन वहां हमने आपको लिखा था ना कि डोंट गिव कंक्लूजन, एक मैंने आपको इंट्रो में उधर बताया था कि डोंट गिव कंक्लूजन। क्यों, ये मैं यहाँ जस्टिफाई करने की आपको कोशिश करूंगा।
तो किसी भी टॉपिक को आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो, आप 2 लाइन में दे सकते हो कि एड्रेस कर सकते हो कि क्या टॉपिक है, टॉपिक के अबाउट। लेकिन कंक्लूजन देने के लिए आप फ्रीड हो, आपके पास फ्रीडम है। बहुत बार ये होता है कि सर ये टॉपर ने कहा था कि सर कंक्लूजन हमने दिया और काफी अच्छा मार्क्स आया। डियर, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि आप सिर्फ ये जान सकते हो कि पेपर 2 में हमारे कितने मार्क्स आए। वो भी आपका 50 प्लस आएगा तभी, 50 या 50 से अबव आएगा तब। जिनका 49, जिनका कॉपी ही चेक ना हुआ, मीन्स बहुत ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जो पेपर 1 कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाते हैं, तो उनको पता ही नहीं चलता है कि पेपर 2 में कितना नंबर आया। फिर जिनका कॉपी चेक हुआ तो फिर 50 नहीं आया तो उसका कोई यूटिलिटी नहीं है। लेकिन इंडिविजुअल हम मार्क्स नहीं जान पाते हैं कि किस टॉपिक में कितना आया। तो कुछ कैंडिडेट्स बोलेंगे कि हमारे 110 आए, हमने कंक्लूजन दिया था। कुछ कैंडिडेट्स होंगे जो बोलेंगे 115 आया, हमने कंक्लूजन नहीं दिया। तो आप किसकी बात मानोगे? मैंने अपने स्टूडेंट्स के साथ जो भी लंबे ईयर्स में सीखा है और जो मैंने उनको बताया है, उसके अनुसार मैं बोलता हूँ कंक्लूजन ना दो। इसमें मेरे अपने लॉजिक हैं। आप एग्री हो, डिसएग्री हो, इट्स ऑन योर ऑन टेक। आपसे 4 ऐसे लिखने के लिए बोला जा रहा है। कोई भी ऐसे में इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन, ये दोनों इंपॉर्टेंट पार्ट है। विदाउट इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन आपका ऐसे कंप्लीट नहीं माना जाएगा। आपने इंट्रोडक्शन लिख दिया और कंक्लूजन ना लिखा तो ऐसे आपका इनकम्प्लीट माना जाएगा। 4 टाइम्स आपको कंक्लूजन लिखवा रहे हैं, इंट्रोडक्शन लिखवा रहे हैं। अब हम सेम पैटर्न को यदि आर्गुमेंट में फॉलो करें, फिर आर्गुमेंट देने का मतलब क्या है? आर्गुमेंट में वो बस चाहते हैं कि आप आर्गुमेंट को डेवलप करो, काउंटर आर्गुमेंट डेवलप करो। ये निर्णय लेना आपका काम नहीं है कि कौन सा सही है, फोर सही है या अगेंस्ट सही है। कुछ टॉपिक में आपका क्लियरली होता है कि ये फोर सही है, कुछ टॉपिक में है कि अगेंस्ट सही है। तो जब आप कंक्लूजन दोगे तो आपको एक को किसी को फेवर करोगे। तो यहाँ आपका ड्यूटी ही नहीं है कि किसको फेवर करना है, फोर को फेवर करना है या अगेंस्ट को फेवर करना है। इट इज नॉट योर जॉब। योर जॉब इज टू डेवलप काउंटर। मान के चलो कि हमने 60 वर्ड्स जो हैं इंट्रो और कंक्लूजन में बर्बाद कर दिए, या कह सकते हो डिवोट कर दिए, तो उतने वर्ड्स तो हमारे कम हो गए ना आर्गुमेंट डेवलप करने में। तो रादर दैट, बल्कि कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन पे जाने से बेटर है आर्गुमेंट को डेवलप करना। जैसे फॉर एग्जांपल लो, आप किसी रेस्टोरेंट में गए खाना खाने के लिए, और वहां वो कम्प्लीमेंट्री उन्होंने सैलेड आपको दिया, और डिफरेंट टाइप्स के सैलेड वो बहुत ज्यादा दे दें, और सैलेड का सपोज करो कि चार्ज वो ना करें, तो आप तो ग्रीन सैलेड और ये डिफरेंट सैलेड खा के आ जाओगे, मेन कोर्स तो बहुत कम खा पाओगे। तो वो सैलेड दे रहे हैं तो थोड़ा सा दे रहे हैं कि ताकि बस ठीक है खाना आप साथ में खाओ। आपसे मेन चार्जेस वो वसूल करेंगे। सपोज करो कि वो फ्री वाली चीज ज्यादा दे दे और पेड वाली चीज कम देंगे, तो क्या होगा? नुकसान उनका होगा ना, आपको तो मजा आएगा। तो वैसे ही है कि आपको कंक्लूजन देने से एग्जामिनर मना नहीं कर रहे हैं, आप कंक्लूजन दो, लेकिन मार्क्स मेनली आपको जो है आर्गुमेंट डेवलप करने के लिए, जो आप 4 में लिख रहे हो और अगेंस्ट पे। बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिनको मैंने मना किया। और मैं, ऐसा नहीं है कि आप जरूरी है आप करो ही, ठीक है। आप आपके पास फ्रीडम है, आपके पास चॉइसेस हैं। आप उसको कर सकते हो। आप चाहो तो आर्गुमेंट दे सकते हो, और आप चाहो तो ये कंक्लूजन दे सकते हो, और आप चाहो तो नहीं, लेकिन आपको आर्गुमेंट डेवलप करना है, इस बात का ध्यान रखना। अब जो एज ए सॉल्यूशन सैंपल के तौर पे 2024 जो लेटेस्ट है, इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया, तो राइट आर्गुमेंट्स फॉर एंड अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो 20 इंटू 2 40 मार्क्स। क्लासिकल लिटरेचर शुड बी ए कंपोनेंट इन द क्यूरिकुलम। अब जस्ट देखो, ये है कि क्लासिकल लिटरेचर कंपोनेंट होना चाहिए क्यूरिकुलम का। और हाउस वर्क इज अनपेड लेबर। अब जैसे कि थोड़ी देर पहले हमने बोला था कि ये टॉपिक जो है आर्गुमेंट में भी किए जा सकते हैं, रिपोर्ट में भी किए जा सकते हैं, और ऐसे में भी किए जा सकते हैं।
तो आप इस कंडीशन में हो कि इस टॉपिक पे आपको यदि ऐसे लिखना आए तो ऐसे भी लिख सको, आर्गुमेंट लिखना है तो आर्गुमेंट भी लिख सको, और रिपोर्ट लिखना है तो रिपोर्ट भी लिख सको। तो पहला है क्लासिकल लिटरेचर शुड बी ए कंपोनेंट ऑफ द क्यूरिकुलम। तो फोर में जब लिखोगे तो होना चाहिए, अगेंस्ट में लिखोगे तो नहीं होना चाहिए। अब इसको जस्टिफाई कर दो। तो फोर में देखो, हमने जो आपको दिया है तो वो वर्ड्स ज्यादा हैं, लेकिन आपको कम लिखना है। सपोज करो कि देखो ये इंट्रोडक्शन ऐसे है, आप चाहो तो दो, नहीं चाहो तो नहीं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब पॉइंट्स क्या है, वन, टू, थ्री, फोर में ये है, और ये आपका फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, ये सेवन फोर में है, लेकिन आपको क्या है, फाइव दो। तो क्या है, क्लासिकल लिटरेचर शुड बी ए कंपोनेंट ऑफ curriculum बिकॉज इट कल्टिवेट्स क्रिटिकल थिंकिंग, enhances language proficiency, provides cultural and historical context, fosters moral development, and offers timeless lessons applicable to contemporary life। तो ये एक तरह से इंट्रो हो गया, लेकिन आप चाहो तो इसको एज ए पॉइंट के तौर पे भी लिख सकते हो, ये आपकी चॉइस है, आप पॉइंट्स के तौर पे भी लिख सकते हो। अब ये क्यों चाहिए, क्यों क्लासिकल होना चाहिए इस कंपोनेंट, तो पहला है सपोज कल्टिवेट्स क्रिटिकल थिंकिंग, ये क्रिटिकल थिंकिंग को कल्टिवेट करता है। तो क्या है, engaging with complex narratives and profound themes in classical literature challenges students to analyze, interpret, and question, developing their ability to think deeply and reason logically। हो गया। दूसरा है enhances language proficiency, दूसरा पॉइंट exposure to the rich, nuanced, and sometimes challenging language of classical text help a student expand their vocabulary, improve reading comprehension, and develop a stronger communication skills। दूसरा एडवांटेज है कि होना चाहिए इसका फायदा। तीसरा, provides cultural and historical context। Classical literature offers a glimpse into different cultures, historical periods, and societal norms, fostering cultural awareness and historical literacy by connecting literature to the broader human experience। फोर्थ पॉइंट है fosters moral development। The stories and characters in classical works often grapple with ethical dilemma, helping students learn to navigate moral complexities and develop virtues such as courage, integrity, and empathy। आप डिफरेंट शेक्सपियर से लेकर के सो मेनी पीपल हैं, उन्होंने लिखा है, तो आप बहुत सारी चीजें उससे सीखने को मिलता है। नेक्स्ट आपका है ऑफर्स टाइमलेस लेसन। कुछ जो है वो टाइमलेस लेसन आपको, जैसे गीता टाइमलेस लेसन आपको दे रहा है, थिरुकुरल आपको टाइमलेस लेसन दे रहा है। Classical literature explores universal themes like love, justice, power, and the human condition, providing insights that remain relevant and fostering a deeper understanding of ourselves and the world around us। Well-rounded education, incorporating history, literature, philosophy, and the arts, fosters a well-rounded understanding of the world and cultivates an appreciation for the humanities, prepares a student for future by focusing on timeless skills such as critical thinking, problem solving, and ethical decision making. Classical education equips students with the intellectual foundation to thrive in a variety of fields। तो ये आपका एक पॉइंट है। अब अगेंस्ट में हमको लिखना है, आर्गुमेंट अगेंस्ट करना है। तो अगेंस्ट में जब लिखोगे तो क्या कर सकते हो, लिमिटेड स्कोप एंड रिलेवेंस। देखो जब भी है आप अगेंस्ट में लिखते हो तो उसको एक तरह से निगेट करने की कोशिश करोगे। ये क्या है, क्लासिकल लिटरेचर ऑफन प्रेजेंट्स ए सिंगुलर वाइड नैरेटिव that doesn't reflect the diverse experiences of today's students। Much of it was written by white authors, potentially limiting the scope of possibility for minority students। Students may find it difficult to relate to the outdated context and language, making the material less engaging। देखो ये आज से कोई 500 ईयर्स बैक लिखा गया, अब इसकी यूटिलिटी नहीं है, या उसके लैंग्वेज जो है वो काफी चेंज हो चुके हैं। जैसे एक सिंपल एग्जांपल लो, बांग्ला जो आज आप पढ़ रहे हैं, या बांग्ला जो आज जान रहे हैं, बांग्ला भाषा, वो एक तरह से उसमें ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने जो वर्ण परिचय उन्होंने लिखा, उनका एक काफी योगदान है। यानी कि उससे पहले के जो लिटरेचर थे वो बहुत डिफिकल्ट थे, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने उसको आसान किया। वैसे ही आज के जो देख रहे हो लिटरेचर लैंग्वेज, वो आज के स्टूडेंट्स के अनुसार है, क्लासिकल है, वो उस आधार पे है।
Over emphasis and stigmatization. Over reliance on classics can stigmatize what good literature can and should be. It can create the impression that only older works are valuable, discouraging appreciation for modern and diverse voices. ये भी लॉजिक है. Accessibility and comprehension issues. The language and context of classical literature can be challenging for students to understand, potentially leading to disengagement and frustration. Students report having an easier time with modern literature, finding it easier to understand and relate to. आप कहते हैं ना कि साहित्य समाज का दर्पण है. आप सिनेमा देखो, मूवीज देखो, नाटक देखो, बहुत सारी चीजें हैं. तो टाइम के साथ साथ चेंजेस हुए हैं. तो आज की चीजें हम बेटर रिलेट कर पाएंगे. आज के जो बच्चे हैं मदर इंडिया को बेटर तरीके से रिलेट नहीं कर पाएंगे. लेकिन जो मदर इंडिया मूवी है, आज जो 80 साल के हैं, 70 साल के हैं, 60 साल के हैं, वो ज्यादा बेटर तरीके से उसको कर सकते हैं. गोल्ड स्मगलिंग की मूवी आज के जो बच्चे टीनेजर हैं वो ज्यादा बेटर तरीके से नहीं इंटरप्रेट कर पाएंगे. तो हर चीज का टाइम लगता है. तो इसमें आप अगेंस्ट में, नेक्स्ट अगेंस्ट में है मॉडर्न लिटरेचर्स मेरिट. करा मॉडर्न बुक्स often handle topics with integrity equal to the classics and can hold their own under scholarly analysis. They address current problems and social commentary more adequately than classics. Eurocentric bias. The US is very Eurocentric. ये जो आपका है very Eurocentric because of the British colonial origin. So it makes sense that the work we value the classics for this argument are written by white male authors. तो ये कह रहा है जो आपका कर सकते हो इसमें ये कर दो, ठीक है ना. क्लासिकल लिटरेचर्स, वो क्लासिकल लिटरेचर बहुत सारे जो हैं इंग्लिश वाले, ठीक है ना. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. Requiring classics may take away time from more relevant and engaging contemporary works. Substituting some classics with books that teach concepts more applicable to today's society could be beneficial. Potential for stereotyping. Some classic text may perpetuate stereotypes which can be harmful to students from marginalized groups. अब देखो, आज से 500 साल पहले चीजें अलग थी, 1000 साल पहले चीजें अलग थी, आज अलग हो गया है. तो उसके आधार पे चीजें, ठीक है. तो ये पहला आपका आर्गुमेंट था कि क्लासिकल लिटरेचर शुड बी कंपोनेंट ऑफ करिकुलम. अब ये देखो, हाउस वर्क इज अनपेड लेबर. ये थोड़ा सा ना इसमें फोर में लिखना थोड़ा आपको आसान है, अगेंस्ट में लिखना थोड़ा इसमें डिफिकल्ट था. बट स्टिल आपको देखना है. इसमें हमने जो आपको पॉइंट्स दिए हैं, थोड़े ज्यादा पॉइंट्स दिए हैं, लेकिन उसमें आप थोड़े से कम करके लिख सकते हो, ठीक है. कर आर्गुमेंट अगेंस्ट इसमें है कि इकोनॉमिक वैल्यू. हाउस वर्क दो अनपेड कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक वैल्यू टू हाउस होल्ड एंड सोसाइटीज. स्टडी estimate its value to be a substantial percentage of nation's GDP, but it is the financial loss resulting from their unpaid work. जो क्या है कि हाउस वर्क है, बहुत बड़ा काम करता है. जैसे इन द सेंस कि खाना बनाना ही, मान के चलो कि आप किसी कुक को रखे हुए हो, तो क्या है, वो पैसे ले रहा है ना, 1000, 2000, 3000, 5000, 10,000, डिपेंडिंग हो आप कहाँ हो और कितने लोगों का खाना बनवा रहे हो पर. तो वो क्या है, लॉस है. Time commitment. Kara homemakers, particularly women, dedicated a substantial amount of time to domestic work. In India, women spend considerably more time on unpaid chores compared to men. This time commitment often restricts women's opportunity for paid employment and economic advancement. Next, आपका gender inequality. Kara the burden of unpaid housework disproportionately falls on women due to traditional gender roles and societal expectations. This unequal distribution perpetuates gender discrimination and limits women's economic well-being. Next, आपका forced labor argument. क्या रहा है? Some economists argue that unpaid housework constitutes forced labor, as individuals may have limited alternatives and are compelled to perform these tasks without remuneration. देखो, ज्यादा पॉइंट्स हमने लिख दिया, लेकिन आपको लिमिटेड लिखना है.
Need for recognition. Recognizing the valuing unpaid domestic work is essential to challenge the problematic notion that homemakers do not contribute economically. Potential for mobilization. Non-recognition of unpaid domestic work can be detrimental in mobilizing large number of women. Need awareness and advocating for policy change. Invisibility in economic measures. Traditional incomes, economic measures like GDP often fail to account for unpaid household production. This invisibility contributes to the undervaluation of women's work and their economic contribution. Means of production. A household produces goods and services for its member. And if GDP is a measure of the total production and consumption of the economy, it has to incorporate this work by accepting the household as a sector of economy. Otherwise, फिर ये बेकार। अब इसमें आर्गुमेंट अगेंस्ट, मैंने बोला आर्गुमेंट अगेंस्ट में थोड़ा सा आपको चैलेंजिंग टाइप का लगेगा। इसमें एक तरह से क्या है कि हाउस होल्ड इज अनपेड लेबर, तो एक तरह से कह सकते हो कि अनपेड लेबर नहीं है, किसी ना किसी फॉर्म में ये पेड है, इन द सेंस की पेड इकोनॉमी के टर्म में ही नहीं है, लेकिन बहुत सारी महिलाएं हैं जो विलिंगली करती है। ऐसा नहीं है, जैसे जब सपोज करो कि आपकी मदर हैं, आपके फादर हैं या आपके ग्रैंडफादर हैं, तो आप उनको पैसे के तौर पे नहीं देखोगे ना कि अब ये ओल्ड एज के हो गए हैं, अब इनकी सेवा नहीं करनी चाहिए। आप कुछ बुक्स वगैरह पढ़ोगे, आप कुछ लिटरेचर पढ़ोगे, तो उसमें कुछ सोसाइटी में देखोगे ओल्ड एज पीपल जो होते हैं उनको बहुत सोसाइटी है रिस्पेक्ट नहीं करती है। आप इंडिया में भी देखो बहुत बार क्या होते हैं, बच्चे बाहर चले जाते हैं, एज ए फैमिली जो ओल्ड एज वाले हैं उनको बर्डन समझते हैं, तो आप उनको बर्डन उस ढंग से नहीं समझना चाहिए। तो करा पोटेंशियल reinforcement ऑफ जेंडर रोल्स, करा पेइंग फॉर हाउस होल्ड वर्क may reinforce conventional gender roles, diminishing women's presence in the labor market. Some fear it could encourage women to drop out of their workforce. History shows seemingly generous policies can be underpinned by sexism, such as in socialist Eastern Germany, where benefits for women actually reinforced the idea that domestic tasks were primarily their responsibility. Difficulty in valuation and implementation. Assigning an hourly base to private activities inside the home is complex, as the nature and execution of tasks vary widely. It is difficult to assign a fair value to different types of care work, for example, breastfeeding versus cooking. There are unresolved issues like who should pay, how it should be valued, and whether payment should be conditional, targeted, or universal. Focus shift from other solutions. Demanding payment for housework might divert attention from more effective solutions, such as better measurement of women's unpaid work, improved access to infrastructure, and provision of quality child care. The goal is to reduce and redistribute unpaid labor, not necessarily to pay it for directly. देखो ऐसा नहीं है कि आप उसको पे ही करो, बेटर है दोनों मिलकर के या फैमिली के सब मेंबर मिलकर थोड़े थोड़े काम करें। Discourages workplace flexibility, encouraging women to opt out of paid workforce entirely is problematic because it puts insufficient pressure on the workplace to afford more flexibility for workers. Subjectivity of care work. The value of care work is subjective, with variations in compensation for different types of care. A private nanny could be very well compensated, while family members may not receive any compensation. Everything cannot be measured in economic terms. There are so many people, especially women, are doing household work not due to compulsion, but due to their caring nature and with compassion. Once we give it monetary terms, then it may discourage many. तो इस टाइप के आप लिख सकते हो। जो मैंने बोला कि आपको कोशिश करना है कि 5 पॉइंट्स फॉर और 5 पॉइंट्स अगेंस्ट में लिखना है। मल्टीपल टाइम्स आप लिखोगे, मोर एंड मोर आप लिखते चलोगे, तो मोर एंड मोर रिफाइन आपका होता जाएगा, टाइम आपका सेव होगा। पॉइंट कैसे सोचना है इस पर आप ये करोगे। वन डे में कभी नहीं आएगा कि ऐसा नहीं कि आप एक बार ये किए। ये आपका कम्पिटिटिव एग्जाम है और कम्पिटिटिव एग्जाम में बेटर पॉइंट आप लिखते हो, बेटर जस्टिफाई कर पाते हो, अंडर टाइम लिखते हो, विद इन टाइम लिखते हो, बेटर वो रहेगा। तो आपको रेगुलर बेसिस पे चीजों को वर्क करते रहना है।
कुछ भी क्वेश्चन क्यूरी डाउट्स होता है तो आप हमें मैसेज कर सकते हो इस व्हाट्सएप नंबर पे। ठीक है, आप या तो व्हाट्सएप नंबर 8527146498 या टेलीग्राम नंबर जो है इस पर मैसेज प्लीज ओनली। ठीक है, कॉल एक्सेप्शनल केसेस में जब मैं टाइम किसी को असाइन करता हूँ, यदि टाइम आपको दे रहा हूँ तो, अदरवाइज देखो कोई मैं रिकॉर्डिंग करते रहता हूँ, कभी मैं सेशन लेते रहता हूँ, तो कॉल इस वजह से मैं ये नहीं करता हूँ। ठीक है, तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर या टेलीग्राम नंबर पे कुछ भी जिनको क्वेश्चंस ये टेस्ट वगैरह लिखना है, कुछ इस एग्जाम के संबंध में जानना है तो आप कर सकते हो। ओके, थैंक यू।